Hello everyone, this is English Tutor. As you can see the questions of UGC NET 2021, the question is, in politics and English language, which two of the following tricks are mentioned by George Orwell as bad habits of English use? So this was the question that came from George Orwell's essay, Politics and English Language. And the question is about the bad habits of English use. इस essay को पढ़ने के बाद इसका हम आंसर ढूंढेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही फेमस ऐसे। अगर इसको हम नेट के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसे है, क्योंकि इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया हुआ है, और इसके पहले जून 2016 में आया हुआ है, और एक दिसंबर 2018। इट मीन्स कंसिस्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ऐसे से, जॉर्ज ऑरवेल के फेमस ऐसे पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज से। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पहले हम इस टॉपिक को कवर करें और उसके बाद हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। और इस टॉपिक को करने के बाद आई एम श्योर दैट यू विल हैव सच कॉन्फिडेंस that with which you will easily identify the answers. So let us start. Politics and English Language 1946. So ये एक ऐसे है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक मैगजीन होराइजन जिसका नाम था, उसको 1946 में पब्लिश किया। पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, राजनीति और अंग्रेज़ी भाषा, इंग्लिश भाषा। तो इस ऐसे में उसने ये बताया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंग्लिश भाषा को किस ढंग से इस्तेमाल करके अपने आप को सही ठहराने के लिए यूज़ करते हैं। आपने राजनीति में देखा ही होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, जो गवर्नमेंट चला रही होती है, वो अपने गलत पॉलिसीज़ को भी सही ठहराती है। और अगर कुछ गलत होता है, अगर कुछ लोग मरते हैं, तो उनको भी वो मतलब डायरेक्टली उनके बारे में वो नहीं कहते, वो कुछ और शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो भाषा है वो राजनीति के हिसाब से कैसे काम करती है। ख़ास तौर से ये जो ऐसे है, ये वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, उसके बाद जो पॉलिटिशियंस थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुए गलत जो इनह्यूमन काम हुए, जिसमें ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्ट हुई, उसको उन्होंने किस ढंग से पब्लिक स्पीचेस में बताया। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। Politics and the English language is regarded as one of the most influential works of criticism for its analysis of the vague and overly complicated rhetoric that pervaded the post-World War II political landscape। ये ऐसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माना जाता है क्रिटिसिज्म का, जिसमें जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बना, वहाँ पे रेट्रिक्स, वहाँ पे भाषण कला जो कि राजनीति करने वाले जानते हैं, वो इंग्लिश भाषा को किस ढंग से वेग और ओवर कॉम्प्लिकेटेड वे में उस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश भाषा को इस्तेमाल करते हैं। कैसे ढंग से वो डायरेक्ट चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में बताते हैं, और जिससे जो सच है वो छिप जाता है और लोगों में सच नहीं पहुंचता।
ऑरवेल के जो कैनन है, ऑरवेल के जो और काम किए हुए हैं, उसने अथॉरिटी टोटलिटेरियन जो रजीम्स थे उनके ऊपर उसने सटायर्स दिए थे, जैसे कि एनिमल फार्म जो कि जोसेफ स्टालिन रशिया के ऊपर बेस्ड था। इसी ढंग से 1984 भी उसका एक डिस्टोपिया नॉवल था जिसमें उसने टोटलिटेरियन अथॉरिटी को सीधे सटायर किया था, उसके ऊपर व्यंग किया था। तो वो जैसे कि 1984 में अगर उस डिस्टोपिया उस नॉवल में देखें तो वहाँ पे भी भाषा के ऊपर खास ध्यान दिया गया है, जहाँ पे नए शब्द बनाए गए पॉलिटिशियंस के द्वारा और जिसका वो इस्तेमाल करते थे, जिससे सच छिप जाता था और वो गलत को सही ठहराते थे राजनीति वाले, गवर्नमेंट वाले। इसी ढंग से आज हम इस एस्से में देखेंगे कि ऑरवेल जैसे उसने बताया है कि जो उसके टाइम के 1940s के जो कंटेम्प्रेरी वर्क थे, जो और उसके अलावा जो पॉलिटिशियंस ने स्पीचेस दी हुई थी उनका उसने एनालिसिस किया और उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि कैसे जो इम्प्रिसाइज, जो गलत भाषा, जो वो उसके साथ अर्थ भी धुंधला हो जाता है, ऑब्स्क्योर हो जाता है, और राजनीति करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ढंग से वो अपनी राइटिंग्स ऐसे लिखते हैं, अपनी भाषण ऐसे देते हैं जिससे सच छिप जाता है। ऐसे में ऑरवेल के खुद के शब्द हैं कि द पॉलिटिकल लैंग्वेज इज डिजाइन्ड टू मेक लाइज sound truthful and murder respectable and to give an appearance of solidity to pure wind। झूठ को सच करने और हत्या को सम्मानजनक बनाने और शुद्ध हवा को दृढ़ता का आभास देने के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा उनके द्वारा वो अपनी यूज़ करते हैं। ऑरवेल का ये विश्वास था कि जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो वेग और मीनिंगलेस है, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिशियंस की इंटेंशन है कि वो सच को छिपा लें। ऑरवेल ने अपने इस एस्से के साथ ये एनकरेज किया, ये मोटिवेट किया कि लैंग्वेज में कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए वेगनेस की बजाय, और इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल कन्फर्मिटी के बजाय। ऑरवेल ने बताया कि जो बैड प्रोज है, जो गलत इंग्लिश, गलत प्रोज जो लिखा जाता है, उसका सीधा संबंध ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी के साथ है। जो गवर्नमेंट ऑप्रेसिव है, ऑप्रेशन करती है, जुल्म करती है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लाने के लिए वो उनकी जो प्रोज है वो वह बैड प्रोज का इस्तेमाल करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि हमारे समय में जो पॉलिटिकल स्पीच और राइटिंग है वो हमेशा ही अनजस्टिफिएबल की डिफेंस में है। जो कुछ गैर कानूनी, जो कुछ अन्यायपूर्ण है, उसको सही ठहराने में पॉलिटिकल स्पीच और राइटिंग का सहारा लिया जाता है। जैसे कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है वो उस समय की बात है। जैसे कि मैं बताऊं, आज तो भारत ब्रिटिश रजीम से आज़ाद है, क्योंकि ये एस्से 1946 में लिखा गया, तो वो अपने कंटेम्प्रेरी समय के बारे में बता रहा है। तो रशियन जो ब्रिटिश रूल इंडिया में हो रहा है उसको सही ठहराया जाता है। रशिया के जो लोग अपने देश से एग्जाइल हो रहे हैं उसको सही ठहराया जाता है। जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम विस्फोट किए गए उसको सही ठहराया जाता है। बट ओनली बाय आर्ग्यूमेंट्स विच आर टू ब्रूटल फॉर मोस्ट पीपल टू फेस एंड विच डू नॉट एडमिट गिल्ट टू द प्रोफेस्ड एम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक्सप्रेशंस के साथ इतने गंभीर इनह्यूमन एक्ट्स को सही ठहरा देते हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि जो
पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो पैसिफिकेशन बताता है। किस चीज़ को? पैसिफिकेशन मतलब शांतिकरण करना। डिफेंसलेस विलेजेस आर बम्बार्डेड फ्रॉम द एयर। कितने ही गांव थे जिनके ऊपर हवा से गोला बारूद विस्फोट हुए, और जो इन्हेबिटेंट्स थे, गांव के रहने वाले लोग थे, वो अपने घर से बाहर निकले, भागे वहाँ से, और जो इवन उनके जो पशु थे उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई, और जो उनकी जो हट्स थी, वो घर थे, वो उसको भी बुलेट्स के साथ जला दिया गया। और इसका नाम क्या दिया? एक शब्द में पॉलिटिशियन ने क्या कह दिया कि ये तो पैसिफिकेशन था, ये तो शांतिकरण था। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रंटियर्स, ये कहा गया। किस चीज़ को? पॉलिटिशियंस ने, उन्होंने कितने ही जो उन गाँव के जो लाखों लोग थे, उनसे उनके खेत छीन लिए गए, और वो अपनी रोड्स के ऊपर क्रॉल कर रहे हैं, और उनके पास कुछ सामान भी नहीं है जहाँ से वो निकल रहे हैं। और एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी स्पीच में इनके लिए क्या कहा कि ये तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थानांतरण हो रहा है। और तीसरा एक और एग्जाम्पल से कि जो लोग हैं उनको बिना किसी मुकदमे के साथ उनको जेल कर दी गई, और कितने ही लोग जेल में मसूड़ों के रक्त के बहने की बीमारी से, स्कर्वी से मर गए। और इसके लिए उन पॉलिटिशियंस ने क्या कहा? उन्होंने डायरेक्टली, कंक्रीटली, क्लियरली बताने की बजाय उन्होंने कहा एलिमिनेशन ऑफ अनरिलायबल एलिमेंट्स था ये, कि जो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, उनको एलिमिनेट किया गया है। तो इस ढंग से जो यूफेमिज्म, एक ऐसी शब्दावली, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच के साथ सारे सच को छिपा लिया गया अपनी भाषा के साथ। तो ये चीज़ जो है, जब इंडिया में भी जो आपने देखा होगा, जो वक्ता होते हैं और इवन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इतने बड़े बड़े इन सालों में जो सरकार ने काम किए, और जो लोग विरोधी थे, उनको स्पीचेस में हिंदी में बड़े ही ढंग से उनको सही ठहराया गया अपनी हिंदी भाषा में। इसी ढंग से इसके बारे में जॉर्ज ऑरवेल बता रहा है कि इंग्लिश भाषा को भी एक ऐसी भाषा बना दिया गया जिससे कि सच लोगों के सामने नहीं आ सकता। तो ऐसी शब्दावली के साथ ये पॉलिटिशियंस ने क्या किया? लोगों के सामने सच को रखने की बजाय झूठ बताया और इनक्लियर, वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो ऑरवेल का यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनकी लैंग्वेज में इनसिंसेरिटी है, इनकी लैंग्वेज में पखंड है, और जिससे वो असल को इडियम्स के साथ, लंबे लंबे शब्दों के साथ, कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज को करके वो सच को छिपा देते हैं। और ये जो राइटर का जो हिपोक्रेसी है, राइटर की जो इनसिंसेरिटी है लैंग्वेज, इससे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इंटेंशन छिप जाती हैं उन यूफेमिस्टिक और कॉन्वोलेटेड डिक्शंस के साथ। और ऑरवेल ने ये कहा कि ये जो इंग्लिश में एक बड़ा डिक्लाइन आया है, और ये डिक्लाइन खुद से आया है। उसने कहा कि वो ये आर्ग्यू करता है कि it is easier to think with poor English because the language is in decline, and the language declines, foolish thoughts becomes even easier, reinforcing the original course. Orwell discusses pretentious language and meaningless word. उसने ये आगे हम जानेंगे कि ऑरवेल ने 5 पैसेजेस
उसने लिए अलग अलग अपने टाइम की राइटिंग्स के, ताकि वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि हमारी भाषा का राजनीतिकरण हो चुका है और जो इंग्लिश भाषा है वो डिक्लाइन में है, वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसमें कॉन्क्रीटनेस, उसमें प्रिसाइजनेस और उसमें क्लैरिटी ख़त्म होती जा रही है। उसने क्या किया, अपने इस थीसिस को, अपने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए कि इंग्लिश भाषा में डिक्लाइन हो रहा है, उसने 5 अलग अलग राइटिंग्स ली अपने समय की। उसने हैरोल्ड लास्की की के वर्क को उठाया, उसने लैंसलॉट हॉगबर्न का राइटिंग को उठाया, उसने पॉल गुडमैन का एक ऐसे उठाया और एक उसने कम्युनिस्ट जो पैम्फलेट था उसको उठाया और एक जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का रीडर का लेटर था वो उठाया, जिससे उसने ये शो करने की कोशिश की कि जो इमेजरी है, जो मेंटल इमेजेस शब्दों से बनती हैं, वो स्टेल हो चुकी हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं और उसका रीडर्स के मनों के ऊपर किसी तरह का कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता। और दूसरा, वो जो भाषा है इन 5 पैसेजेस, इन 5 राइटिंग्स की मदद से उसने ये बताया कि लैक ऑफ प्रिसीजन हो चुका है, क्लैरिटी की कमी हो चुकी है। उसने ये बताया कि इस ढंग से ऐसे शब्दावली के साथ जो गलत है उसको भी सही ठहराया जा रहा है उसके समय में। और उसने ऑरवेल ने इन 5 पैसेजेस में से उसने ऐसी चीज़ें निकाल के सामने रख दी जिसके कारण लैंग्वेज में डिक्लाइन है, इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्लाइन आया है, क्लैरिटी ख़त्म हुई है और जो इमेजरी है वो भी स्टेल हो चुकी है, वो भी बासी हो चुकी है और जिसका उन शब्दों का रीडर्स के मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पहला उसने बताया कि इन 5 पैसेजेस में पहली उसने चीज़ ये निकाल के सामने रख दी कि एक तो जो ये पैसेजेस हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी उसकी राइटिंग्स हैं, उसमें डाइंग मेटाफर्स हैं, उसमें जो कंपैरिजन करके जो मेटाफर्स दिखाए गए हैं वो मर रहे मेटाफर्स को यूज़ किया जाता है। उसने बताया कि जैसे कि एक ईडियम है एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड या एक्लीज हील, ये जो ईडियम्स हैं ये पुराने हो चुके हैं, इसमें जो मेटाफर्स हैं ये मर रहे हैं। जब आप इन ईडियम्स को इतने टाइम से यूज़ करते हो तो इन ईडियम्स का जो रीडर्स के ऊपर असर है वो होना बंद हो जाता है। जबकि जो पॉलिटिशियंस हैं और या जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं जो प्रोज़ लिख रहे हैं वो बैड प्रोज़ लिख रहे हैं, क्योंकि वो इन पुराने ईडियम्स को या डाइंग मेटाफर्स को लगातार यूज़ कर रहे हैं और जिससे जो इमेजेस हैं वो नई इमेजेस, एक फ्रेश इमेजेस इवोक नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा उसने बताया कि वर्बल फॉल्स लिम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्बल फॉल लिम्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि इन्फ्लेटेड होता है और जो कि जैसे कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया हो ऐसा होता है, रादर के एक क्लियर फैक्टफुल बात की जाए, यहाँ पे इन्फ्लेटेड, बढ़ा चढ़ा के आर्टिफिशियल ढंग से एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, वर्बल फॉल्स लिम्स यूज़ किए जाते हैं। तो एक लंबा और एक जब एक लंबा और एक अनक्लियर फ्रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है तब भी क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है। और इसी ढंग से जैसे हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस जो है एक्टिव वॉइस की बजाय पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी सेंटेंस की जो जान होती है, उसमें जो एसेंशियलिटी होती है, उसकी जो एसेंस होती है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो आगे जब वो 6 रेमेडीज़ की बात करेगा कि इंग्लिश को दोबारा से रीजवनेट किया जाए, वो ये है कि इन वॉइस पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी जो उसने बात उन 5 पैसेजेस में से निकाल के सामने रख दी वो है प्रिटेंशियस डिक्शन। कुछ ऐसे शब्दावली होती है जो कि प्रिटेंस, जो कि अपनी स्कॉलरशिप को शो करने के लिए कि हम बड़े विद्वान हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि
जैसे कि सिंपली, ऑब्जेक्टिव, बेसिस, एलिमिनेट, ऐसे शब्द जब यूज़ किए जाते हैं तो ऐसे शब्द स्टेटमेंट को ड्रेसअप करने के लिए किया जाता है। इसी ढंग से एडजेक्टिव्स जब एपिक, हिस्टोरिक और इनएविटेबल वर्थ यूज़ किया जाता है तब भी जो है लैंग्वेज को फैशनेबल बनाने की कोशिश की जाती है। और उसके अलावा जो फॉरेन वर्ड्स हैं जैसे डुइस एक्स मशीना, मुटैटिस मुटेंडिस, ऐसे शब्द जो लैटिन शब्द यूज़ किए जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो भाषा की जो इंग्लिश की क्लैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो एक कॉमन रीडर के लिए जो मैसेज, एक क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज मैसेज आना चाहिए वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। और इस ढंग से जो लैंग्वेज है वो स्लोवनलीनेस और वेगनेस उसमें आ जाती है। उसके अलावा ऑर्थोडॉक्सी, रवायती ढंग से जैसी भाषा चलती आ रही है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, उसमें ऑर्थोडॉक्सी है और इसके कारण भाषा लाइफलेस हो चुकी है। और क्योंकि हम लगातार पुरानी जैसी राइटिंग्स हैं उसको इमिटेट करके ही लिखी जा रहे हैं, तो एक लाइन से ही चल रहे हैं। और ये जो पार्टी लाइन है यही तो पॉलिटिशियन की राइटिंग्स हैं और यही तो पॉलिटिशियंस के बोलने का ढंग है और उसी को हम यूज़ किए जा रहे हैं और जिससे सच छिप रहा है। इसके अलावा एक और जो पांचवी चीज़ उसने निकाल के उन 5 पैसेजेस से सामने रखती वो थी मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेस वर्ड्स। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उन शब्दों को भी उसने कहा कि इनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा, राइटर को कहा उसने अपने इस चीज़ को क्लियर करने के अलावा उसने बाइबल का एक पैसेज भी ट्रांसलेट किया जिससे वो ये शो करना चाहता था कि वाकई जो इवन बाइबल की ट्रांसलेशन है वो भी एक वेग और अनक्लियर नज़र आती है। तो ऑरवेल ने राइटर को सजेस्ट किया कि भाई जब आप लिखते हो तो आप एक काम कीजिएगा, आप ये सबसे पहले अपने आप को ये सवाल पूछें कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राइटर को पता होना चाहिए कौन से शब्दों के साथ वो रीडर्स को बताना चाहता है अपने आइडिया को, कौन सी इमेज या इडियम वो यूज़ करेगा जिससे वो उसकी बात और क्लियर हो सके। और चौथा, क्या ये इमेज फ्रेश है, जो वो मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो फ्रेश इमेज है जिससे रीडर्स के ऊपर उस इमेज से एक असर पड़ेगा। और इसके अलावा राइटर को 2 और अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, क्या मैं इसी सेंटेंस को शॉर्ट ढंग से, क्लियर ढंग से रख सकता हूँ। हैव आई सेड एनीथिंग दैट इज़ अवॉइडेबली अगली, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो कोई अवॉइड किया जा सकता था और जो अगली है। तो ये उसने बताया कि ये 6 सवालों सबसे पहले राइटर अपने आप से करें और उसके बाद उसने 6 रूल्स भी बताए राइटर को। उसने कहा कि जब आप लिखने बैठो, कोई प्रोज आप लिखना चाहते हो तो 6 रूल्स के साथ चलें। पहला कि आपने कोई भी कॉमन मेटाफर, डाइंग मेटाफर को यूज़ नहीं करना और वैसे भी आप अवॉइड करें जितने आप फिगर ऑफ स्पीच, जो रिट्रिक्स, जो भाषण कला के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना अवॉइड ही करें। दूसरा उसने कहा कि जहाँ पर आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मल शब्द, लॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करते हो वहाँ पे आप लॉन्ग की बजाय शॉर्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। तीसरा उसने कहा कि सेंटेंस में अगर आप कोई शब्द ऐसा है जो कि रिमूव हो सकता है, उस शब्द को वहाँ से रिमूव कर दें। इससे क्या होगा, वो सेंटेंस उस शब्द के रिमूव करने से क्लैरिटी पेश करेगा। उसके अलावा जैसे पहले भी ये बताया कि एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें जितना हो सकता है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ना करें। और फॉरेन शब्दों का, जो बाहर के शब्द हैं, जो जार्गन है, उसका भी आप इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह आप सिंपल इंग्लिश टर्म्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा लास्ट जो है कहता कि
ऊपर दिए गए जो रूल्स हैं, अगर इन रूल्स से भी कुछ बार्बरस पैदा हो रहा है, ब्रेकिंग एनी ऑफ द अबव रूल्स एंड फॉलोइंग देम विल मेक द राइटिंग बार्बरस। ऊपर वाले जो रूल्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उससे राइटिंग बार्बरस होगी, उससे राइटिंग ऐसी होगी जिससे एक बार पढ़ने से सीधा रीडर्स के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर सीधा असर होगा। ऑरवेल ने ये स्वीकार किया कि जो इंग्लिश में डिक्लाइन आया है पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज इस एस्से से, इसमें जो रूल दिए गए हैं ये रूल्स रिवर्सिबल हैं। अगर वो जो चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रहा है उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है, और ये जो 6 रूल्स हैं इसके साथ इंग्लिश में फ्रेशनेस आएगी और असरदार इंग्लिश पैदा होगी। तो ये था हमारा एस्से जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी वो ट्रिक्स मेंशन की जॉर्ज ऑरवेल ने इन पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ट्रिक्स आर मेंशन्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल एज बैड हैबिट्स ऑफ इंग्लिश यूज़। सवाल ये है कि जो वो जॉर्ज ऑरवेल के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो उनकी बैड हैबिट्स क्या हैं, वो 2 ट्रिक्स किन 2 चालें वो चलते हैं जिससे वो लैंग्वेज को वेग और अनक्लियर बना देते हैं। तो हमने पीछे ऑब्सलीट वर्ड्स के बारे में तो कहीं पे पढ़ा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। प्रिटेंशियस डिक्शन, प्रिटेंशियस वर्ड्स ये है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और डाइंग मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर जो है बी एंड सी है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन है। और ऊपर हमने 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जॉर्ज ऑरवेल प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कॉमन फॉल्ट्स। कहता कि क्या कर रहा है वो कंटेम्प्रेरी प्रोज राइटर जो कि बैड प्रोज पैदा करता है, तो वो उसका है कि स्टिलनेस ऑफ इमेजरी है उसकी शब्दावली में, और लैक ऑफ प्रिसीजन है। 2016 के जून के क्वेश्चन ये आया था कि जो 6 रेमेडीज़ उसने बताई, 6 रूल्स जो उसने बताया, उसका फाइनल रूल क्या था। फाइनल रूल था ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन से एनीथिंग आउटराइट बार्बरस। कहता कुछ बार्बरस कहने की बजाय आप किसी भी रूल को ब्रेक कर सकते हो। और ये हमारा हो गया। थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल को सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें, इसको शेयर करें, और जिससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। मैं नेट की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, जैसे सामने आप देख पा रहे हो। ऑनलाइन आपको इसी ढंग से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कोचिंग। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर छोड़ दें, जिससे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़ दें, जिससे मैं आपको फ़ोन करके आपके साथ बात कर पाऊँगा और आपको कोचिंग के लिए मैं आगे मोटिवेट कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।